तो ये डब्बा फिर जमीन क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी। तो मान लो कि मैंने इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया और डब्बा नहीं चल रहा है। डब्बा नहीं चल रहा है मतलब पीछे की तरफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 2 न्यूटन। मान लो मैंने अपना फोर्स बढ़ा के 3 न्यूटन कर दिया, यार अभी भी डब्बा नहीं चल रहा, मतलब फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 3 न्यूटन। मान लो मैंने फोर्स बढ़ा के 100 न्यूटन कर दिया, अभी भी डब्बा नहीं चल रहा, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 100 न्यूटन। तो जब तक डब्बा नहीं चलेगा तब तक जितना फोर्स आप लगाओगे फ्रिक्शन भी उतना ही लगेगा। ऐसे फ्रिक्शन को बोलते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक वर्ड का मतलब क्या है, स्टैटिक वर्ड का मतलब है कि मोशन नहीं हो रहा है। स्टैटिक वर्ड का मतलब क्या है, स्टैटिक वर्ड का मतलब ये होता है कि मोशन नहीं हो रहा है। मोशन नहीं हो रहा है मतलब जितना फोर्स आप लगा रहे हो उतना ही पीछे से लग रहा है, ठीक है। तो याद रखना, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू तो होगी। ऐसा थोड़ी है कि तुम 200 लगाओगे तो भी नहीं चल रहा है, 500 लगाओगे तो भी नहीं चल रहा है, एक बड़ी सी क्रेन लेके आ गए तो भी नहीं चल रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो वो लिमिट क्या होती है, वो लिमिट होती है लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन। ये म्यू एस होता है आपका कोएफिशिएंट, ये म्यू एस होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी होगी। और एन मतलब होता है, एन मतलब होता है नॉर्मल फोर्स, है ना। अब एक न्यूमेरिकल मैं कर रहा हूं, अगला न्यूमेरिकल फिर तुम्हें करना है, सब ध्यान से समझना। आशीष और मानद तुम खासकर ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। सपोज करो कि मेरे पास एक 30 kg की बॉडी है और वो कहां पड़ी हुई है, यहाँ पे जमीन पे पड़ी हुई है। सबसे पहले आप एक काम करो, नॉर्मल फोर्स निकाल लो। तो नीचे की तरफ कितना फोर्स है, mg, ऊपर की तरफ कितना है, नॉर्मल। नीचे की तरफ ग्रेविटी वाला mg और ऊपर की तरफ नॉर्मल। लेकिन ना ये बॉडी ऊपर जा रही है ना ये बॉडी नीचे आ रही है, तो नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, m इंटू जी। मास कितना है 30, जी कितना है 10, नॉर्मल फोर्स कितना है 300 न्यूटन। और मान लो कि आपको यहाँ पे म्यू एस दे रखा है 0.2, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन। तो म्यू एस कितना है 0.2, नॉर्मल कितना है 300, तो इसको ओपन करो, 10 ये गया, तो 30 इंटू 2 कितना आ गया, ये आया 60 न्यूटन। मतलब जब तक इस पे 60 न्यूटन से ऊपर फोर्स नहीं लग जाता तब तक ये बॉडी नहीं चलेगी। अगर आप 10 न्यूटन लगाओगे तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, 10। अगर आप 20 न्यूटन लगाओगे फ्रिक्शन कितना लगेगा, 20। अगर आप 50 न्यूटन लगाओगे फ्रिक्शन कितना लगेगा, 50। अगर आप 60 न्यूटन लगाओगे तो भी फ्रिक्शन कितना लगेगा, 60। लेकिन अगर आपने 60 से ज्यादा फोर्स लगाया तो आपकी बॉडी चल जाएगी, है ना। तो कोई तुम्हें पूछे कि कोई भी बॉडी चल रही कि नहीं चल रही, तो कैसे पता करते हैं, सबसे पहले आप नॉर्मल फोर्स निकालो, फिर आप फ्रिक्शन फोर्स निकालो और चेक करो। क्या चेक करना है तुम्हें, फिर आप चेक करो कि हमारा जो हमने जो फोर्स लगाया वो इससे ज्यादा है कि नहीं। मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि इस बॉडी पे मैंने 80 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये बॉडी चलेगी। क्या करेगी, ये बॉडी चलेगी, क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 60। आपने 80 लगाया तो ये बॉडी चलेगी। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है ये कि आपके पास ये एक बॉडी है, इसका मास है 50 kg, और यहाँ पे आपको स्टैटिक कोएफिशिएंट दे रखा है 0.3, और आपको बताना है कि इस पे मैं मिनिमम कितना फोर्स लगाऊं कि ये बॉडी चल जाए। जल्दी जल्दी सब लोग ट्राई करो, जल्दी इसका एफबीडी बनाओ। जिसको नहीं पता है तो किसी भी बॉडी पे नीचे की तरफ क्या लगता है, mg, और ये यहाँ पे सरफेस से पड़ा है तो सरफेस क्या लगाता है, नॉर्मल। और नॉर्मल पुश फोर्स होता है, तो नॉर्मल क्या लगेगा, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ कितना लगेगा, नॉर्मल। g10 ले लो तो बताओ नॉर्मल फोर्स कितना आएगा, m इंटू जी। तो मास कितना है 50, जी कितना है 10, तो नॉर्मल कितना आ गया 500 न्यूटन। तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन। तो यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू पुट कर दो 0.3, और नॉर्मल फोर्स कितना है 50। तो इसको सॉल्व करो, तो इससे ये गया, तो ये 53 जा कितना आ गया, ये आ गया 150 न्यूटन। कितना आ गया, 150 न्यूटन। तो जब तक आप इस पे 150 न्यूटन का फोर्स नहीं लगा दोगे तब तक ये बॉडी नहीं चलेगी। अगर आप 150 से ऊपर लगाओगे तभी ये बॉडी चलेगी, ठीक है। तो अब अगली चीज सब ध्यान से समझना, सब ध्यान से समझना अगली चीज। अगर मान लो कि ये कोई बॉडी पड़ी है, सब ध्यान से समझना, और मान लो कि ये बॉडी, थोड़ा सा एक सेकंड ना, मान लो कि ये कोई मास पड़ा हुआ है, इसका मास है m, और सपोज करो कि ये जिस जमीन पे पड़ा हुआ है यहाँ का कोएफिशिएंट आपको म्यू एस दे रखा है, और कोई बंदा इस पे इस तरीके से फोर्स लगा रहा है F, ठीक है। कैसे फोर्स लगा रहा है, F फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि इस बॉडी पे, इस बॉडी का एफबीडी बनाओ, और मान लो आपको ये एंगल कितना दे रखा है, आपको ये एंगल दे रखा है थीटा, तो एफबीडी कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। डॉट बनाओ, नीचे की तरफ कितना आ जाएगा, mg, ठीक है। जमीन नॉर्मल फोर्स का लगाएगी ऊपर की तरफ, आशीष ध्यान से समझना, नॉर्मल फोर्स का लगेगा, नॉर्मल फोर्स
इस तरीके से लगता है। मान ले तेरा सरफेस है और यहाँ पे कोई मास पड़ा हुआ है, तो इस तरीके से नॉर्मल फोर्स लगता है। नॉर्मल आ गया ऊपर। अब आप ध्यान से देखो तो आपका एफ फोर्स उधर लग रहा है, तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या होगा? थीटा के पास वाला कंपोनेंट भूल गए? थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या होता है? एफ कॉस थीटा। और थीटा से दूर वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पे तुम नॉर्मल फोर्स कैसे निकालोगे? एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी। क्योंकि ना तो आपकी बॉडी ऊपर जा रही है, ना आपकी बॉडी नीचे जा रही है, मतलब जितना फोर्स ऊपर है उतना ही फोर्स नीचे है, तो आपका नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा? एम जी माइनस एफ साइन थीटा। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे? नॉर्मल फोर्स। और यहां पे मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? तो लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन। तो यहाँ पे म्यू एस की जगह तो म्यू एस, और नॉर्मल की जगह क्या आ जाएगा? एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो इस तरीके से अगर आपको कोई फोर्सेस दे रखे होते ना, तो आपको इस तरीके से क्या निकालना होता है? नॉर्मल फोर्स निकालना होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी नॉर्मल फोर्स निकालने की बात। अब सुनना, अगर बॉडी नहीं चल रही है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, और मान लो कि आपने बॉडी पे जो फोर्स लगाया वो स्टैटिक फ्रिक्शन के फोर्स से ज्यादा था, तो मतलब बॉडी चलेगी। और याद रखना, जब बॉडी चलती है, जब आपकी बॉडी चलती है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? तब आपका लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ये भी मैंने परसों कवर किया था। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू के एन। मतलब अगर बॉडी चल रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, अगर बॉडी नहीं चल रही है तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना। तो अगर मान लो मैंने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया एफ, और मैंने देखा कि यार ये जो एफ है ना, ये स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है, मतलब बॉडी चलेगी, और जब बॉडी चलेगी तो पीछे की तरफ क्या लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू के एन। म्यू के क्या होता है? म्यू के आपका होता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और एन क्या है? नॉर्मल फोर्स, है ना। तो ये मैंने परसों तुम्हें पढ़ाया था, जिसका मैंने तुम्हें भी रिवीजन दिया है। इसका एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन तुम सबको करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। खासकर आशीष और मानद, तुम ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये कोई बॉडी है, मान लो इसका मास है 20 kg, और ये एक सरफेस पे पड़ा हुआ है। ठीक है, और मान लो कि मैंने इस बॉडी पे आगे की तरफ लगा रखा है 400 न्यूटन का फोर्स, और मान लो ऊपर से इसमें मैं लगा रहा हूं 200 न्यूटन का फोर्स। ऊपर से कितना लगा रहा हूं? 200 न्यूटन का फोर्स। और यहां पे आपको म्यू एस जो दे रखा है वो दे रखा है 0.2, और म्यू के जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 0.1। जिनको ये क्वेश्चन आता है वो एक्सेलरेशन निकाल के बताओ, जिनको नहीं आता है ध्यान से समझना। तो आशीष और मानव, तुम ध्यान से देखो, तो यहां पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस बॉडी का अगर एफबीटी बनाओ, डॉट लगाओ, 20 kg है, मतलब नीचे की तरफ mg, तो 200 न्यूटन नीचे आ गया। 20 kg है ना, तो mg मास इंटू ग्रेविटी, तो 200 न्यूटन आ गया, प्लस ऊपर से 200 न्यूटन और लगा रहे हो, तो वो 200 न्यूटन और आ गया। इसको वापस समझना। तो एफबीटी में एक तो क्या आता है? mg, तो एक आ जाएगा mg प्लस, ध्यान से देखो ये 200 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, तो नीचे की तरफ 200 न्यूटन और आ गया। ऊपर की तरफ क्या है? नॉर्मल। तो यहां से नॉर्मल निकाल लो। नॉर्मल कितना आ जाएगा? mg प्लस 200, m की वैल्यू 20 है, g की वैल्यू 10 है, तो 200 प्लस 200 कितना आ गया? ये आ गया 400 न्यूटन। सबसे पहले आप एक काम करो, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है कितनी वो निकालो। तो म्यू एस एन, तो म्यू एस कितना है? 0.2। नॉर्मल फोर्स कितना है? 400, तो काटो 10 से, तो 42 जा कितना आ गया? 80। मतलब अगर आपने 80 या 80 से कम फोर्स लगाया तो ये बॉडी नहीं चलेगी, लेकिन हम तो कितना लगा रहे हैं? 400, मतलब ये बॉडी चलेगी। बॉडी चलेगी मतलब बॉडी पे क्या लगेगा? बॉडी पे लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकालोगे? 0.1 इंटू 400, तो ये कितना आ जाएगा? 40 न्यूटन। मतलब आगे की तरफ तो कितना फोर्स है? 400, पीछे की तरफ कितना है? 40 फ्रिक्शन फोर्स। तो नेट फोर्स कितना हो गया? 400 में से 40 गए 360, और नेट फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सलेरेशन। तो 0 से 0 गया, तो एक्सलेरेशन कितना आएगा? 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें अब किसी को कोई डाउट है तो पूछो, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो। इसमें किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। एक्सप्लोरेशन एक्सप्लेनेशन में डाउट है? ठीक है, तो वापस ध्यान से समझना। तो फाइनली मैंने क्या किया? फाइनली मुझे पता पड़ा कि आगे की तरफ तो 400 न्यूटन है, और पीछे की तरफ
अगर बॉडी चल रही है तो पीछे की तरफ क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के एन, और म्यू के की वैल्यू 0.1 थी, नॉर्मल 400 था, तो ये कितना आया 40 न्यूटन। तो आगे की तरफ 400 है, पीछे की तरफ 40 है, तो नेट फोर्स कितना होगा 360। आगे की तरफ 400 घटा दिया, ज्यादा में से कम को, और नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई डाउट है अब तो पूछो, और किसी को कोई डाउट नहीं है तो अब तुम सब ध्यान से देखना, सबको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये एक दीवार है और इस दीवार का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको म्यू दे रखा है। मैंने आपको पहले से ही बोल रखा है कि बॉडी चल रही है ना, तो मतलब आपको म्यू दे रखा है, और यहां पे एक बॉडी है, इस बॉडी का मास है m। इस बॉडी का मास क्या दे रखा है, इस बॉडी का मास मैंने आपको दे रखा है m, और मैं इस बॉडी पे एक फोर्स ऐसे लगा रहा हूं f। मैं कैसे लगा रहा हूं, मैं एक फोर्स इस बॉडी पे इस तरीके से लगा रहा हूं, और आपको ये वाला एंगल कितना दे रखा है, आपको ये वाला एंगल दे रखा है थीटा। तो आपको बताना है कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा। अब सब मेरे ध्यान साथ साथ चलना, तो मेरे साथ साथ चलोगे तो तुम्हें ये चीज समझ में आ जाएगी। सब पहले डॉट बनाओ, ठीक है। दुनिया में अगर कोई भी मास है तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये फोर्स कहां लगेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। अब मैंने एक फोर्स कैसे लगाया, मैंने एक फोर्स लगाया ऐसे, तुम ध्यान से देखो, और तुम्हें ये एंगल कितना दे रखा है, तुम्हें ये एंगल दे रखा है थीटा। तुम्हें भी पता है कि थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या होता है, एफ कॉस थीटा, और थीटा से दूर वाला कंपोनेंट नीचे की तरफ क्या आएगा, एफ साइन थीटा। तो अगर आपका फोर्स बीच में हो तो अपन क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। तो थीटा के पास तो एफ कॉस थीटा, थीटा से दूर एफ साइन थीटा, ठीक है। अब सब ध्यान से सुनना, दीवार नॉर्मल फोर्स किसे लगाएगी, दीवार नॉर्मल फोर्स उधर लगा रही है, तो ये दीवार नॉर्मल फोर्स का लगा रही है, इधर की तरफ। और मान लो कि ये बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स का लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। किसी को इस एफबीटी में कोई डाउट है तो पूछो। इस मैथ्स का मैंने डॉट बनाया, नीचे की तरफ लिखा मैंने mg, इधर की लगत लगाया मैंने नॉर्मल फोर्स, क्योंकि दीवार पे मास है तो दीवार क्या करती है, धक्का मारती है। एक फोर्स ऐसे लग रहा था तो मैंने इसको रिजोल्व कर लिया। एक कंपोनेंट क्या आया, एफ कॉस थीटा, एक कंपोनेंट क्या आया, एफ साइन थीटा। अगर ये मास नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, अपोजिट लगेगा। किसी को अब तक कोई डाउट है तो पूछो, किसी को अब तक कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो, नहीं तो मैं इसकी इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। कैपिटल एफ हिमांग एक्सटर्नल फोर्स है, ये मैं लगा रहा हूं। तो अब तुम ध्यान से देखना, तो तुम ध्यान से देखो, तो क्या बॉडी दीवार के अंदर जा रही है, देखो ना बॉडी उधर जा रही है ना बॉडी इधर जा रही है, बॉडी तो ऊपर नीचे जा रही है, मतलब जितना फोर्स पीछे होगा उतना ही फोर्स आगे होगा। तो आपका नॉर्मल फोर्स कितना आ गया, एफ कॉस थीटा। और अब बॉडी नीचे जा रही है, मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, ऊपर वाला फोर्स कम है। तो अपन क्या करेंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाएंगे, तो mg प्लस एफ साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, और नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू पुट कर दो। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एन, तो माइनस म्यू एन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और n की वैल्यू मैंने तुम्हें अभी बताई, n की वैल्यू क्या है, f cos थीटा। तो यहाँ पे पुट कर दो, तो mg प्लस f sin थीटा माइनस म्यू f cos थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आ गया आपका इक्वेशन। इस m को उधर भेज दो, ये आपका आंसर है। तो मैं तो अभी भी पूछ रहा हूँ, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो तुम मुझे पूछो वापस, तुम नहीं पूछोगे तो तुम फंस जाओगे, और बहुत बुरे फंसोगे। देख लो तुम्हें इस पूरे क्वेश्चन में कहाँ डाउट है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी भी पूछ रहा हूं, तुम्हें डाउट है अब पूछ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने तुम्हें पहले पता है एफबीडी की स्टार्टिंग से एक बार समझा, क्या हो गया। तो स्टार्टिंग से एक बार समझा गया क्या सर? हाँ, मैं काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ, वापस कराता हूँ, सबको वापस कराता हूँ। और सब ध्यान से समझना, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विक कर देता हूँ। मैं ट्विक कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं ट्विक कैसे कर रहा हूँ, मैं इसको ट्विक कर रहा हूँ ऐसे। मान लो कि आपका एक मास यहाँ पे है, और मैं इस पे एक फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ एफ, और आपको ये वाला एंगल क्या दे रखा है, थीटा। और आपको मैं दे रखा है क्वेश्चन में कि ये मास ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे आपका म्यू है, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन। सबसे पहले अपन इसकी एफबीडी बनाएंगे। आशीष तुम भी ध्यान से देखना, देखो डॉट बनाओ। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डॉट बनाते हैं, ठीक है। मास है तो mg कहां पे आएगा, नीचे की तरफ आएगा। और अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे।
तो फ्रिक्शन का लगेगा, ये आ गया फ्रिक्शन पीछे, ठीक है। और आपका नॉर्मल फोर्स कैसे आएगा, ऐसे आएगा, तो ये आ गया तुम्हारा नॉर्मल फोर्स। और अब ध्यान से देखो, एक फोर्स लग रहा है ऐसे, और ये वाला एंगल कितना दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है थीटा। देखो मैंने ऐसा कैसा इसको बना लिया, तो इस एफ के दो कंपोनेंट आएंगे, थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा, थीटा से दूर वाला कंपोनेंट क्या होगा, एफ साइन थीटा। तो तुम ध्यान से देखो, सब ध्यान से समझना इसको, तो जितना फोर्स आगे उतना फोर्स पीछे, तो एन तो किसके बराबर आ गया, एफ कॉस थीटा के बराबर आ गया। और मैंने क्या बोला, ये मास ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, नीचे वाला कम है, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, एफ साइन थीटा माइनस एम जी प्लस एफ। और नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन, तो ये क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा माइनस एम जी, और फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है म्यू एन इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, और एन की जगह एफ कॉस थीटा पुट कर देना। अब कोई डाउट है इसमें तो पूछो, इसमें कोई डाउट है तो क्लियर करो। नो सर, क्लियर है। सबको क्लियर है कैसे किया मैंने क्वेश्चन, कि नहीं समझ में आया? ओके, तो अब तुम सब ध्यान देना अगले टॉपिक पे। तो ये अपना स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया और अपना काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। इस ग्राफ को अपनी कॉपी में बना लो, ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, वर्सेस एक्सटर्नल फोर्स, ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन वर्सेस एक्सटर्नल फोर्स। तो मान लो कि ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है। कोई आसान है, ध्यान से देखना। मान लो शुरू में आप बॉडी पे कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हो, तो फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा। और फिर याद है मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, तुम जैसे जैसे फोर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता है। जैसे मान लो कि ये कोई बॉडी है और आपको दे रखा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 30 न्यूटन है, तो अगर आप 1 न्यूटन लगाओगे तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, 1। अगर आप 2 न्यूटन लगाओगे तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, 2। अगर आप 3 न्यूटन लगाओगे तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, 3। बॉडी मूव ही नहीं करेगी। कब तक मूव नहीं करेगी, जब तक आप 30 न्यूटन का फोर्स नहीं लगा देते, ठीक है। तो शुरुआत में क्या होगा, आप जैसे जैसे फोर्स बढ़ाओगे आपका फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा। और ये मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये मैक्सिमम वैल्यू है आपकी एफ एस। और फिर क्या होगा, फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है और फिर आपकी बॉडी चल रही है। तो जब बॉडी चलती है तब क्या लगता है, तब आपका लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो याद रखना, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ी कम होती है। तो वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ी सी कम होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से। क्यों, क्योंकि एक बार बॉडी चलना चालू हो जाती है ना, तो नीचे जो थोड़ी बहुत इरेगुलरिटी है वो हट जाती है, तो आपका थोड़ा सा फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो जाता है। तो ये आपका किसका ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन वर्सेस एक्सटर्नल फोर्स। तो पहले तो अगर आप फोर्स बढ़ाओगे तो आपका फ्रिक्शन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बॉडी चल नहीं रही है। एक बार आपने जब मैक्सिमम वैल्यू लगा दी और बॉडी चलना चालू हो गई, जैसे ही बॉडी चलना चालू होती है तो आपका फोर्स थोड़ा सा घट जाता है। तो ये ग्राफ बना लो अपनी कॉपी में। इस ग्राफ को बना लो अपनी कॉपी में। तो पहले आप फोर्स बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, फिर आपका थोड़ा सा फोर्स घटेगा। एक बार तो कोई तुम्हें पूछे कि बॉडी कब चलना चालू होगी, तो इसके आगे बॉडी इज मूविंग। तो जब काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है तो बॉडी मूव करती है, जब स्टैटिक लगता है तो बॉडी मूव नहीं करती है, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट चीज पे, सब ध्यान से समझना। अब नेक्स्ट चीज, एक क्वेश्चन पूरा मैं करूंगा, अगला पूरा तुम्हें करना है। तो क्वेश्चन है ये कि आपके पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है और ये एंगल है थीटा, और मान लो कि यहां पे एक मास है और ये मास है एम। अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मैं तुम्हें इस एम जी को रिजोल्व करना सिखाया है। तो इस एम जी के दो कंपोनेंट आते हैं, पैरेलल टू द इंक्लाइन जो कंपोनेंट आता है वो आता है एम जी साइन थीटा, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन जो कंपोनेंट आता है वो आता है तुम्हारा एम जी कॉस थीटा, ठीक है। और आपका यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो मेरा क्वेश्चन है कि इस मास का एक्सेलरेशन कितना होगा, आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। इस मास पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। mg के दो कंपोनेंट आएंगे, mg sin थीटा उधर की तरफ
mg cos थीटा परपेंडिकुलर। ये मास कहां पे आएगा? ये मास इस तरीके से ट्रैवल करते हुए नीचे की तरफ आएगा। ये मास ना तो इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा? नॉर्मल फोर्स आ जाएगा तुम्हारा mg cos थीटा। ठीक है, लेकिन ये मास नीचे आ रहा है तो तुम ध्यान से देखो, नीचे की तरफ क्या फोर्स है? mg sin थीटा, और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा पीछे, और मान लो आपका कोएफिशिएंट दे रखा है f, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा? म्यू n, और नॉर्मल फोर्स कितना है? mg cos थीटा। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ इंक्लाइन पे एक्सेलरेशन कितना होता है, तो मान लो कि ये मास नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा मतलब mg sin थीटा, माइनस पीछे वाला फोर्स कम होगा, पीछे क्या है? फ्रिक्शन, और नेट फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे f की वैल्यू पुट करो, तो mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। m गया, तो आपका एक्सेलरेशन कितना आया? g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। इसको अपनी कॉपी में लिख लो, टॉपिक लिखो एक्सेलरेशन ऑफ मास ऑन इंक्लाइंड प्लेन। एक्सेलरेशन ऑफ मास ऑन inclined plane. Acceleration of mass on inclined plane. लिखो इसको अपनी कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। मैं इसको वापस समझा रहा हूँ, ये मुझे पता है कि एक बार में थोड़ी दिक्कत होती है, एक बार लिख लो फिर इसको वापस समझा देता हूँ। और तुम्हें प्लीज डाउट हो तो तुम पूछो कि तुम्हें कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि मैंने mg को 2 पार्ट में कैसे तोड़ा, तो वो पूछ लो। मैं काम करता हूँ, मैं खुद ही समझा देता हूँ, तुम लोग पूछोगे हो नहीं। एक बार लिख लो इसको जल्दी, और ये फॉर्मूला याद रखना। फिर मैं खुद ही समझा रहा हूं वापस कि ये मैंने कैसे किया, सब ध्यान से समझना। ठीक है, तो अब सुनना। अब मैं वापस कर रहा हूं, जिसको समझ में नहीं आया मुझे वही रोकना। ये एक इंक्लाइन प्लेन बनाया मैंने, ठीक है, ये एंगल थीटा है। मैं पूछ रहा हूं कि यहाँ पे एक मास पड़ा हुआ है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो इस मास पे नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg। तो तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को पूरा करूं, तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा। और अगर मैं ऐसे लगाऊं तो देखो ये 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे कितना आ गया? थीटा। तो ये थीटा के पास वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट कितना आ गया? ये कंपोनेंट आ गया mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या आ गया? mg sin थीटा। और आपका नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे। अब आपकी बॉडी ना तो इधर जा रही है ना इधर जा रही है, तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर आ गया? mg cos थीटा। आपकी बॉडी नीचे जा रही है, मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, पीछे वाला फोर्स कम है, तो नेट फोर्स कितना हो गया? ज्यादा में से कम को माइनस करो, और नेट फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। और फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एन, और एन कितना आया? एन आया mg cos थीटा। ये सब पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब तक कोई डाउट है तो पूछो। फ्रिक्शन में तुम्हें कोई भी डाउट है तो तुम पूछ लो। स्टैटिक कब लगता है, काइनेटिक कब लगता है, इंक्लाइन प्लेन पे कैसे लगाते हैं, अब तक कोई भी डाउट है तो आप पूछ लो। कोई डाउट नहीं है तो अब अपन एक लाइट टॉपिक करते हैं, एक आसान टॉपिक करते हैं। ध्यान लिखो अपनी कॉपी में, मैं टॉपिक चालू कर रहा हूं, वापस फ्रिक्शन पे आऊंगा। मैं टॉपिक चालू कर रहा हूं, टॉपिक है यूनिफॉर्म। लिखो अपनी कॉपी में, सर्कुलर मोशन। बहुत आसान टॉपिक है, सब ध्यान से समझना। तो मान लो कि आपके पास एक सर्कल है, और मान लो कि आपको इस सर्कल का जो रेडियस दे रखा है, आपको इस सर्कल का रेडियस दे रखा है r, और यहां पे कोई बंदा है वो वेलोसिटी v से दौड़ रहा है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है कि इसको एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा? तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मान लो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, तो एक चक्कर में वो कितना चलेगा? 2 पाई r अपॉन टी। तो यहां से अपन t को क्या लिख सकते हैं? t को अपन लिख सकते हैं 2 पाई r अपॉन v। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन, टाइम पीरियड इन सर्कुलर मोशन। लिख लो, एक बार इन दोनों को लिख लो। v होता है d अपॉन टी, कितना डिस्टेंस है? 2 पाई r, टाइम कितना लगा? t। ये t का मतलब क्या है? इस t का मतलब है टाइम
फॉर 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा? तो v कितना आया 2 पाई आर अपॉन टी, टी कितना आ जाएगा 2 पाई आर अपॉन v। ठीक है, और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म में इंड्यूस कर रहा हूं, इंक्लूड कर रहा हूं, वो है एंगुलर वेलोसिटी। वो क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, जिसको डिनोट करते हैं हम ओमेगा से। और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगल कवर्ड, इसका फॉर्मूला होता है एंगल कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। मतलब कितना एंगल कवर किया अपॉन कितना टाइम लगा। अपने को पता है कि टी टाइम में अपना जो बंदा है वो पूरा चक्कर काट रहा है, तो मतलब ये कितना हो गया 2 पाई। तो ओमेगा का फॉर्मूला कितना आएगा? कितना एंगल कवर किया 2 पाई, कितने टाइम में कवर किया टी। तो लिख लो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी। टी मतलब क्या होता है? टाइम फॉर 1 रिवॉल्यूशन। तो कोई तुम्हें पूछे कि मैंने आपको मान लो टाइम दे दिया 2 सेकेंड, बताओ ओमेगा कितना होगा? तो 2 पाई अपॉन 2, 2 से 2 गया, आंसर आएगा पाई। और याद रखना ओमेगा की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन अपॉन सेकेंड, क्योंकि एंगल की यूनिट रेडियन, टाइम की सेकेंड। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। और वेलोसिटी की तो तुम्हें पता ही है मीटर अपॉन सेकेंड, और टाइम की सेकेंड होती है। लिख लो। ठीक है, तो तुम सब ध्यान से देखो। तो मैंने अब तक क्या पढ़ाया? तो अगर मान लो कोई सर्कल है, इसका रेडियस है आर, आपका कोई बंदा वेलोसिटी से भाग रहा है, तो वेलोसिटी को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 पाई आर अपॉन टी। टी का मतलब क्या है? एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगा। ओमेगा क्या होता है? कितना एंगल कवर किया अपॉन कितना टाइम लगा। तो कितना एंगल कवर किया एक चक्कर में 2 पाई, कितना टाइम लगा टी, ये आपका ओमेगा आ जाएगा 2 पाई बाय टी। तो तुम ध्यान से देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो 2 पाई अपॉन टी इंटू क्या है आर, और 2 पाई अपॉन टी क्या होता है ओमेगा। तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा? वी आ जाएगा ओमेगा आर। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी एंगल अपॉन टाइम। लिख लो इसको। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना कवर किया 2 पाई आर, टाइम कितना लगा टी। एंगुलर वेलोसिटी कितना होता है? एंगल अपॉन टाइम, कितना एंगल कवर किया अपॉन कितना टाइम लगा। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन अब तुम लोगों को करना है। क्वेश्चन है ये कि ये आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस मैंने आपको दे रखा है 1 मीटर, और एक बंदा है, उसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। तो आपको मुझे बताना है कि टाइम कितना लगेगा चक्कर करने में। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा, ये दोनों निकाल के बताओ। क्या आएगा? दोनों आंसर निकाल के बताओ जल्दी, सबको आ जाना चाहिए, कोई हाईफाई क्वेश्चन नहीं है ये। v दे रखा है, r दे रखा है, तो v का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर अपॉन टी। तो वेलोसिटी कितनी है 1, 2 पाई, रेडियस कितना है 1, तो t, तो t कितना आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टी, तो ये तो आएगा तुम्हारा सेकंड में। तो टाइम पीरियड कितना है 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन 2 पाई, ये कितना आया 1 रेडियन पर सेकेंड। ये कितना आया 1 रेडियन पर सेकेंड। इसको तुम पाई में ही छोड़ दिया करो। कितना आया ओमेगा 1 रेडियन पर सेकेंड।
ठीक है, अब सुनना। और एक लास्ट टर्म है जो मैं इंक्लूड कर रहा हूं, उसको भूलना मत कभी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, और उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/t। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, वो होती है हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज। और टाइम किस में लेना है? सेकंड में। तो अब तुम्हारा काम क्या है, ध्यान से देखना। स्टैटिक, काइनेटिक और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बेसिक्स, ये तीनों मैंने करा दिए। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालते कैसे हैं और उसके न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्लास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे है और बैंकिंग पे है, ठीक है? और कोई डाउट है अब तक तो पूछो। कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो, ठीक है? चलो ओके यार, मैं तुम्हें शीट भेज दूंगा, शीट तुम्हें करके मुझे सबमिट करनी है सबको, है ना? ठीक है।